चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पे स्टॉप किया था, एज इन वी डिड डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। अभी भी आज भी हम थोड़ा थ्योरी पार्ट ही कवर करेंगे, टाइम परमिट, देन वी विल स्टार्ट विद प्रैक्टिकल। मूविंग टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर। So debentures can be classified on the following basis. Let's see. नीचे इनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बट अभी मैं आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ पहले, फिर हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर में पहला लिखा है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं कंपनी ने जिनके अगेंस्ट कोई चार्ज क्रिएट किया हुआ है अपने एसेट्स पे। हिंदी भाषा में अगर बोलना चाहूं तो आई विल से कि अगर डिबेंचर का पैसा लेके अपने कोई एसेट्स को गिरवी रखा है कंपनी ने, तो वो सिक्योर्ड है डिबेंचर्स। अगर उन डिबेंचर्स के अगेंस्ट कुछ भी गिरवी नहीं रखा गया तो वो क्या है, अनसिक्योर्ड है। समझ में आया? इसको मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, से फॉर एग्जांपल अनिकेत को 5 लाख रुपए की जरूरत है ना। तो ये मेरे पास आया कि मैं 5 लाख रुपए दे दो उधार, डेट मांगने आया। अगर मैंने इसको ऐसे ही बिना किसी सिक्योरिटी के पैसे दे दिए तो वो क्या हो गया, अनसिक्योर्ड। और वहीं अगर मैंने बोला कि कोई एसेट मेरे नाम लिख के जा, फिर मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूं, तो वो क्या हो गया, सिक्योर्ड। तो अगर कंपनी ने कोई चार्ज क्रिएट किया है अपने एसेट पे तो वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स है, नहीं किया तो अनसिक्योर्ड है। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो या तो रिडीमेबल होते हैं या इररिडीमेबल। रिडीमेबल होते हैं जिनका पैसा एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वापस कर दिया जाता है। मान लीजिए आज कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है और कह रही है कि 5 साल में हम आपके पैसे लौटा देंगे, तो ये क्या हो गए, रिडीमेबल। और अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, एज इन जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी वो पैसे लौटाए जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम केसेस 99 रिडीमेबल ही होते हैं। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो बेयरर चेक का मतलब पता है, बेयरर चेक क्या होता है, बेयर बीएसटी में पढ़ा है, व्हाट डू यू मीन बाय द बेयरर चेक। इसको डिबेंचर को जाने तो चेक का क्या होता है, बेयरर चेक क्या होता है, करेक्ट, बेयरर चेक यही होता है कि जिसके हाथ में है उसका है, किसी का नाम रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ पे अगर ऐसे डिबेंचर है कि कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है बट जिसके हाथ में है उसके है, तो वो बेयरर डिबेंचर्स होते हैं। अगर कंपनी में नाम रजिस्टर्ड है तो क्या हो जाते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर, यानी किसी पर्टिकुलर बंदे के नाम पे वो डिबेंचर रजिस्टर्ड है तो हम कहेंगे कि ये रजिस्टर्ड है। अगर किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कि उसके ऊपर किसी का नाम नहीं है, बस ये कंपनी के डिबेंचर है, जिसके हाथ में होंगे उसका है, समझ में आ रहा है, तो वो बेयरर डिबेंचर होते हैं। कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर वो इक्विटी में कन्वर्टेबल है रिडम्पशन के टाइम पे, तो वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है। अगर वो इक्विटी या प्रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं हो रहे तो वो क्या हो जाएंगे। देखिए कई बार कंपनी कैसी कंडीशन रखती है बच्चों कि एज इन आज मैं डिबेंचर इशू कर रही हूँ एज अ कंपनी, 5 साल के बाद मैं आपके डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दूंगी। कहने का मतलब आज आप मुझे पैसा दे दीजिए, 5 साल बाद आप कंपनी के मालिक बन जाएंगे, आपके डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो वो कन्वर्टेबल है, और नहीं है तो नॉन कन्वर्टेबल है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? कोई कुछ दोबारा समझाना है तो हाँ बोले, लास्ट वाला दोबारा बताते हैं। ये समझ में आया आपको? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी आज तुम लेंडर के तौर पे पैसा दे रहे हो, हम तुम्हें फिर मालिक बना देंगे कंपनी का, शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। जहां पे ऐसी कंडीशन नहीं होती, यानी जो शेयर्स कन्वर्टेबल नहीं होते इक्विटी में, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कन्वर्टेबल। दैट्स इट, सिंपल है। चलिए, तो मैंने आपको ये समझा दिया, वही एक एक लाइन में यहाँ पे लिख के भी दिया हुआ है। डिबेंचर, रिडीमेबल, रिडीमेबल, रजिस्टर्ड, सारी बातें वही लिख के दी हुई है। अब इस पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पता है डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होती है? यादव जी, डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होती है? पढ़ते हैं, शायद फिर आप बता पाओ। कंपनी इशूइंग डिबेंचर्स बाय वे ऑफ पब्लिक इशू इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ट्रस्टीज। ये कंपनी है,
ये इसके डिबेंचर होल्डर्स हैं जो इनको पैसा लेंड कर रहे हैं। ठीक है, who's talking? जिस कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं वो ट्रस्टीज को अपॉइंट करेगी, ट्रस्टीज को अपॉइंट करेगी एंड विल एग्जीक्यूट अ ट्रस्ट डीड। दिस ट्रस्टीज आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स थ्रू द पावर्स ग्रांटेड। अब इसमें देखिए, इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि ये कंपनी है, इसने मार्केट में डिबेंचर इशू कर दिए इन लोगों को। डिबेंचर इशू करने का मतलब है इन लोगों से पैसे उधार लिए हैं, सिंपल सी बात है। डिबेंचर होता क्या है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होता है कि भाई इन लोगों ने कंपनी को पैसा उधार दिया, से यस। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? अब आप सोचो, ये बेचारे छोटे छोटे लोग इतनी बड़ी कंपनी को डिबेंचर के तौर पे उधार पैसा दे रहे हैं, अगर ये पैसा डूब गया तो क्या पता, किसी की तो जीवन भर की कमाई लगी हो सकता है ना, सारी सेविंग्स लगा दी हो उसने। तो देखिए, इन्होंने जो पैसे लगा रखे हैं कंपनी में, डोंट यू थिंक इनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टर कोई होना चाहिए? अब इतनी बड़ी कंपनी है, छोटे लोगों की सुनवाई थोड़ी करेगी अगर कोई बात हो गई इधर उधर की, नहीं करेगी ना। तो लॉ क्या कहता है कि ये कंपनी ड्यूटी बाउंड है टू अपॉइंट दिस ट्रस्टीज। और ये ट्रस्टीज कौन होते हैं? जनरली बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इस काम को करते हैं। इसमें होगा क्या कि कंपनी और ट्रस्टी के बीच में एक ट्रस्ट डीड बनेगी, जैसे पार्टनरशिप डीड होती है ना, एक एग्रीमेंट होता है, वैसे ट्रस्ट डीड बनेगी जिससे कंपनी इन लोगों को कुछ पावर्स देगी। वो पावर्स ऐसे होंगे कि ये ट्रस्टीज कंपनी पे कंटिन्यूअस वॉच रखेंगे कि भाई हम जो कंपनी ने पैसा ले रखा है उसका सही से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, जो डिबेंचर होल्डर्स है उनका टाइमली इंटरेस्ट जा रहा है या नहीं, कंपनी ऐसी कगार पे तो नहीं खड़ी कि इनके पैसे डूब जाएंगे। आप समझ रहे? यानी ये जो डिबेंचर होल्डर्स है इनका हितैषी होता है ये। हितैषी को क्या बोलेंगे? वेल विशर। वेल विशर जो होता है ना, कि इनके बिहाफ पे ये काम करता है, इनके साथ कुछ गलत ना हो इसलिए इसको अपॉइंट किया जाता है। समझ में आया? अब इस, हाँ बोले, सॉरी पार्डन, ऑनर किसका ऑनर है? लॉयर आप कह सकते हो, हाँ समझ गए, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि ये सारे अपने आप कोऑर्डिनेट नहीं, तो इन लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रस्टी काम करता है। ठीक है, और इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये लॉ बनाया गया कि भाई जब भी आप डिवेंचर इशू करोगे आपको एक ट्रस्टी अपॉइंट करना होगा जो कि इनका ध्यान रखेगा और इनके पैसों का ध्यान रखेगा। समझ में आ रहा है आपको? ओके, दोबारा पढ़ ले। दीज ट्रस्टीज, ये जो ट्रस्टीज है इनका क्या काम है? दे आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स थ्रू द पावर्स विच आर ग्रांटेड बाय द डीड। यानी ये जो अग्रीमेंट बनेगा उसमें ये पावर लिखे होंगे कि भाई हमारे पास ये पावर्स हैं सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, और उसमें फिर कंपनी चूं चाहे नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत है? तो ये डिवेंचर ट्रस्ट डीड है। अब आते हैं डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट। आप मुझे बताएं डिवेंचर क्या होते हैं कंपनी के लिए? लायबिलिटी होते हैं। डिवेंचर आर द बोरोइंग्स दैट इज लायबिलिटी, तो लायबिलिटी हेड में ही लिखा जाएगा। अब देखते हैं डिटेलिंग कैसे होगी। Hence they are shown in the liability part of balance sheet. Debentures may be either long term or short term. Long term debentures क्या होते हैं? जो within 12 months आपको पे नहीं करने। Within 12 months या तो ऑपरेटिंग साइकिल आपको अगर पे बैक नहीं करना उन्हें तो वो लॉन्ग टर्म है। अगर विदिन 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल आपको पे बैक करना है तो वो क्या हो जाएंगे? शॉर्ट टर्म। ठीक है, यानी या तो वो नॉन करंट लायबिलिटी होंगे या फिर करंट लायबिलिटी, विच विल डिपेंड ऑन द टेन्योर ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इशू। यानी मान लीजिए आज आप डिबेंचर इशू करते हैं और वो 5 साल बाद रीपे करने हैं, तो लॉन्ग टर्म हुए या शॉर्ट टर्म? अगर मान लीजिए आज डिबेंचर इशू किए 10 महीने में पैसे लौटाने हैं, शॉर्ट टर्म। समझ में आ रहा है?
बट देखिए जनरली डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म ही होते हैं, वेरी रेयर शॉर्ट टर्म, अदरवाइज इट इज लॉन्ग टर्म। देखिए यहाँ पे तीन अलग अलग सिचुएशन है। ये कह रहे हैं कि अगर आपको विद इन 12 मंथ्स पे बैक नहीं करना तो आप इसे नॉन करंट लाइबिलिटी में शो कीजिए। कहां पे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के तौर पे। एक सेकेंड, ये एनोटेशन हटाना पड़ेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एक हेड होता है आपकी बैलेंस शीट में, जैसे लाइबिलिटी में भी करंट लाइबिलिटी हो गई, नॉन करंट हो गई। नॉन करंट के अंडर में कौन सा हेड होता है? जैसे अभी हमने पिछले शेयर कैपिटल वाले उसमें चैप्टर में किया, हमने क्या बोला कि ऊपर होता है शेयर होल्डर फंड, फिर उसके नीचे जैसे एक होता है इक्विटी लाइबिलिटी साइड, उसमें सबसे पहला होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर में शेयर कैपिटल होता है ना। तो अब नॉन करंट लाइबिलिटी के अंडर में भी कौन से हेड में जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आप बैलेंस शीट देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, बैलेंस शीट में एक हेड होता है लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंडर में कौन सा हेड होता है? लॉन्ग टर्म। बच्चों ये बोरोइंग वर्ड का क्या मतलब होता है? किसी से उधार लेना, बोरो करना। तो डिबेंचर्स क्योंकि आप किसी से उधार ले रहे हैं तो वो बोरोइंग के अंडर में लिखा जाता है, ठीक है। डिबेंचर्स आर क्लासिफाइड एज नॉन करंट लाइबिलिटी व्हेन दे आर ड्यू फॉर रिडम्पशन आफ्टर 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग और ऑपरेटिंग साइकिल। बच्चों ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? किसी ने पढ़ा है स्कूल में या कुछ पता हो आपको? सॉरी, पार्डन, वेरी करेक्ट, यही होता है ऑपरेटिंग साइकिल, बिल्कुल सही बताया। देखिए मान लीजिए, ध्यान से सुने, मान लीजिए ये दीपक की एक फैक्ट्री है, ये रॉ मटेरियल खरीदता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, प्रोसेस करके ओके, से फॉर एग्जांपल ये दीपक की फैक्ट्री है, ये रॉ मटेरियल खरीदता है, उसे प्रोसेस करता है, फिर उसे बेचता है, सेल करता है, फिर उसके पैसे आते हैं। अब देखिए रॉ मटेरियल से प्रोसेसिंग में वक्त लगेगा, हाँ बोलो, ऐसा तो होता नहीं रॉ मटेरियल खरीदा चुट की बजाय प्रोसेस, ऐसा होता है क्या? नहीं। फिर रॉ मटेरियल से प्रोसेस होने के बाद फिर ऐसा नहीं है कि जिस दिन बन गया उसी दिन बिक गया, बिकने में भी टाइम लगता है, से यस। फिर बिक जाता है तो उसके पैसे रिकवर होने में भी टाइम लगता है, से यस। तो इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगता है बच्चे, इसे ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बच्चे ने बिल्कुल सही बताया था। सो देखिए ध्यान से समझे, आपको कहा है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरा डिबेंचर लॉन्ग टर्म में लिखूं या शॉर्ट टर्म में। तो आपसे कह रहे हैं कि जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, रिपोर्टिंग डेट यानी बैलेंस शीट डेट, जिस दिन भी आप बैलेंस शीट बना रहे हैं वहां से या तो 12 महीने या फिर ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लेटर आपने लेना है। यानी आपका जो डिबेंचर रीपेमेंट का वक्त है, मान लीजिए डिबेंचर रीपेमेंट का वक्त आप ले लीजिए 5 साल है, अगर 12 महीने से ज्यादा है, से यस। और अगर मैं कहूं कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल 13 महीने का है, ऑपरेटिंग साइकिल जरूरी नहीं है 12 का ही हो, बिल्कुल हो सकता है 13 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दीपक की फैक्ट्री में 8 महीने में पैसे वापस रिकवर हो जाते हो, ऐसा भी हो सकता है 15 महीने लग रहे हो। तो ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स जरूरी नहीं है कि सेम हो, समझ में आ रहा है? आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम भी हो सकता है, 12 महीने से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि जो बाद में आए उससे कंपेयर करना। यानी अगर मैं कहूं कि 12 महीने तो हमारे है ही, इसका ऑपरेटिंग साइकिल 9 मंथ्स का है, तो आप किससे कंपेयर करोगे डिबेंचर के पीरियड को? इससे, विच एवर इज हायर लेटर, यानी विच एवर इज हायर। तो अब आपको डिसाइड करना है कि मान लीजिए आपका डिबेंचर 5 साल बाद रीपे होना है, तो भाई इससे कंपेयर करो, ये ज्यादा है इससे, तो लॉन्ग टर्म है। इफ आई से कि आपका डिबेंचर 11 महीने में रीपे होना है, तो अब आप बताओ क्या होगा, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? शॉर्ट टर्म है। क्यों? क्योंकि इससे कम है। समझ में आ रहा है? अभी दूसरा एग्जाम्पल लो कि दीपक का जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 15 महीने का है। क्या है मतलब? इसको यहां से इस पूरे प्रोसेस में कितना वक्त लग रहा है? 15 मंथ्स। तो अगर इन दोनों में से आप किससे कंपेयर करोगे ये बताओ?
कौन सा बड़ा है? 15। यानी अगर 15 महीने के बाद पे करना हुआ डिबेंचर तो वो लॉन्ग टर्म होगा, अगर 15 महीने के अंदर पे करना हुआ तो, समझ में आ रहा है? यानी अभी तक आप सिर्फ यही पढ़ते आए थे कि 12 महीने के अंदर है तो लॉन्ग टर्म, सॉरी शॉर्ट टर्म, और 12 महीने के बाद है तो लॉन्ग टर्म। लेकिन अब आपको ये समझना है 12 महीने के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वो क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल। यानी 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर, उससे आप डिसाइड कीजिए कि ये लायबिलिटी लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, सो डिबेंचर्स आर क्लासिफाइड एज नॉन करंट when they are due for redemption after 12 months from the reporting date, that is balance sheet date, or from the period of operating cycle whichever is later. ये डिबेंचर लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है वो डिसाइड कैसे होगा? उसी दिन डिसाइड हो जाएगा जिस दिन आपने इनको इशू किया होगा। मान लो आज कंपनी इशू कर रही है और कह रही है 5 साल बाद पैसे लौटाऊंगी, तो लॉन्ग टर्म हुआ या शॉर्ट टर्म? अगर कह रही है कि 10 महीने में पैसे लौटा दूंगी, शॉर्ट टर्म। ठीक है। डिबेंचर्स व्हेन शोन एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग, डिबेंचर्स आर क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी व्हेन दे आर ड्यू फॉर रिडम्पशन विदिन 12 मंथ्स, within 12 months from the reporting date or operating cycle. When debentures are short term, it is determined on the date of issue itself. जिस दिन आप डिबेंचर इशू करेंगे उसी दिन डिसाइड हो जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। आगे चलते हैं बच्चों। अब एक आपसे क्वेश्चन है, ठीक है? लेट मी सी आप में से कौन आंसर करता है। कंपनी ने डिबेंचर इशू किए 1/4/2020 को और ये बोला कि 5 साल के बाद तुम्हारे पैसे दे देंगे। कब दे देंगे? 5 साल। तो कब पे करोगे बताना? 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2025। यानी इसका रीपेमेंट कब होना है? से यस। इसमें कितने साल हैं? 5 इयर्स। अब क्या आप अग्री करते हैं इस रीपेमेंट से पहले 4 बैलेंस शीट बनेंगी? से यस। एक बैलेंस शीट आप बनाएंगे 31 मार्च 2021 को। कहां पे लिखेंगे इस डिबेंचर को? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? फिर आप एक बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च 2022 को। कहां लिखेंगे? लॉन्ग टर्म। फिर आप बनाएंगे 31 मार्च 2023 को। 31 मार्च 2024 में क्या लिखोगे? समझ में आया? हाँ, बहुत मुश्किल है, इतना होता नहीं है बाबू। फिर तो डिपेंड करेगा देन आपका जो भी ऑपरेटिंग साइकिल है एज इन, बट आई डोंट बिलीव कि इतना लंबा ऑपरेटिंग है, आदमी मर जाएगा इतने लंबे ऑपरेटिंग साइकिल। अगर तुम्हारे रॉ मटेरियल को प्रोसेस होके पैसा आने में 5 से 6 साल का वक्त लगता है तो फायदा नहीं ऐसे बिजनेस को करना। कौन सा बिजनेस होता है ऐसा? हाँ हाँ, बट 5 साल नहीं होते यादव जी हैं। आप 18 महीने 20 महीने तक बोलते तो मुझे बात समझ में आती थी। आई डोंट अग्री। आप सोचो किसी भी उसमें 5 साल का वक्त कैसे लग सकता। आपको मेरी बात समझ में आई? ये क्या कह रहा है कि अगर आपको रिपोर्टिंग, जैसे ये मेरी बैलेंस शीट डेट है, अभी जो आपने पढ़ा ये मेरी बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 2024। यहां से तो एक ही साल बचा है ना रीपेमेंट का। गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर ये यहाँ पे आके करंट उसमें लिख दिया जाएगा। 3 साल तक हमने नॉन करंट में लिखा, लेकिन हम इस बैलेंस शीट में उसे कहाँ लिख देंगे? वही यहाँ पे बोला है कि रिपोर्टिंग डेट से आपको अगर 12 महीने के अंदर पे करना है या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर तो वो शॉर्ट टर्म है, अगर बाद में पे करना है तो लॉन्ग टर्म। वेरी गुड। अब एक ये लास्ट वाला पॉइंट समझते हैं, करंट मेच्योरिटी ऑफ अ लॉन्ग टर्म डेट का क्या मतलब है। से फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है, इसने 10 लाख के डिबेंचर इशू किए। कितने? ऑन डेट 1/4/20 या 1/4/20, और इसने कंडीशन रखी कि मैं 5 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में इसको पे करूंगी। 5 साल में यानी 2 लाख 1 साल बाद,
फिर 2 लाख 1 साल बाद, फिर 2 लाख 1 साल बाद, इस तरीके से ये पेमेंट करेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सो 1/4/2020 को इसने इशू किए, 31 मार्च 2020 को ये पे हो गया 2 लाख रुपए। अब कितना बचा? 6 कैसे बचेगा? 10 - 2 8 होता है तो 8 लाख रुपए। मेरी बात समझो ना, 1 अप्रैल 20 को डिवेंचर इशू हुए, 31 मार्च 25 को इसने 2 लाख रुपए पे कर दिए। अब कितना लायबिलिटी बचा? 8 लाख। तो अब सवाल उठता है कि मेरी जो 8 लाख की लायबिलिटी बची है उसको मैं लॉन्ग टर्म में लिखूं या शॉर्ट टर्म में लिखूं? दोबारा सोचो। करेक्ट, 2 लाख शॉर्ट टर्म में, बाकी का 6 लाख लॉन्ग टर्म में। क्यों? क्योंकि ये 8 बचे थे ना, मैं कह रही हूँ 2 लाख तो मैंने पे कर दिए, बचे 8 बचे हैं। इस 8 में से 2 लाख तो विद इन 1 ईयर पे करने हैं, वो फिर बंद हो गया। आ जाएगा, कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम ही है इसको। लेट्स गेट इट चेक्ड। मैं बुलाते हूँ उस बंदे को। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपने 10 लाख में से 2 लाख पे कर दिया। हेलो लिसन, अभी 8 लाख की लायबिलिटी बची है। मेरा पूछना है कि 8 लाख को आप लॉन्ग टर्म में लिखेंगे या शॉर्ट टर्म में? 2 लाख शॉर्ट टर्म में और 6 लाख लॉन्ग टर्म में। फिर अगली बैलेंस शीट अगले साल बनाओगे, उसमें भी यही होगा, 2 लाख शॉर्ट टर्म में और 4 लाख लॉन्ग टर्म। यानी इसमें भी आपको देखना है कि अभी 12 महीने में कितना पे करना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? जो भी 12 महीने के अंदर पे करना है वो करंट लायबिलिटी है, और जो 12 महीने के बाद पे करना है वो लॉन्ग टर्म है। समझ में आ रहा है? और देखो, वैसे तो हमारा ये जो डिबेंचर था ये पूरा लॉन्ग टर्म था। हमने क्या बोला था कि 5 साल में पूरा रीपे होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो 2 लाख आज आप पे कर रहे हो उसे टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं करंट मेच्योरिटी ऑफ अ लॉन्ग टर्म डेट। क्या बोलेंगे? करंट मेच्योरिटी ऑफ अ, कि वैसे ओरिजिनली मेरा ये लॉन्ग टर्म डेट है, लेकिन इसका कुछ पोर्शन जो मुझे अभी पे करना है उसे हम क्या कहते हैं? करंट मेच्योरिटी ऑफ अ लॉन्ग टर्म डेट। उसे हम शॉर्ट टर्म में ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी पे करना है विद इन 12 मंथ्स। तो उसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है। चला गया, ये रहा एनोटेशन। ये ना इसी इसमें WPS जो सॉफ्टवेयर है ना, इसी में दिक्कत है, अदरवाइज ये बंद नहीं होता है। एनीवेज मूविंग टू दिस। हाँ बोल। हाँ फिर तो जो देखो, फिर तो मैंने जो पहला वाला एग्जांपल दिया कि इस बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म, इसमें भी लॉन्ग टर्म, इसमें भी लॉन्ग टर्म, यहाँ आके ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट में होगा तो जितना इंस्टॉलमेंट आपने विद इन 12 मंथ्स या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पे करना है वो कहलाएगा करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। करेक्ट? सो पार्ट ऑफ डिबेंचर शोन एज लॉन्ग टर्म बिकम ड्यू फॉर रिडम्पशन विद इन 12 months within the 12 months or operating cycle is shown as current maturity of long term debts under the main head current liability, subhead short term borrowing. Unless the question requires, debentures are always classified as, डिवेंचर का जो नेचर होता है वो लॉन्ग टर्म का ही होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखिए ये छोटा सा चैप्टर है, जैसे शेयर कैपिटल में तो हमारे बहुत सारे टॉपिक्स थे। पहली चीज के क्योंकि आपने शेयर कैपिटल की एंट्रीज की हुई है तो वो बेसिक पार प्रीमियम की एंट्रीज पे हम बहुत वक्त नहीं लगाएंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको वो याद आ जाए कि हाँ ऐसे करते हैं पार प्रीमियम को। ठीक है, पहली चीज। इसके अलावा इसमें ज्यादा टॉपिक्स है नहीं, टॉपिक सेम है जैसे आपने किया था ना शेयर्स इशूड फॉर कैश एट पार एट प्रीमियम, इसमें भी ऐसा ही है। डिस्काउंट, बस एक डिस्काउंट ऐड हो जाता है, यानी डिबेंचर्स को आप पार पे भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी, तो वो एक एडिशन होगा। उसके अलावा वो सेम टॉपिक है जैसे आपने किया था इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यहाँ पे है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, सेम टॉपिक, नो चेंज। उसके अलावा जो एक थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है इस चैप्टर में
इशू ऑफ डिवेंचर विथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ऐसे करके एक टॉपिक है। उसके अलावा एक इंटरेस्ट का टॉपिक है, ठीक है, और एक छोटा सा 10 मिनट का टॉपिक है कोलेटरल के तौर पे इशू करना, डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कहने का मतलब इस चैप्टर में नया पढ़ने के लिए आपके पास क्या है, बाकी तो पूरा शेयर का रिपीटेशन है, आप जहां शेयर वर्ड लिखते थे वहां डिबेंचर लिख दीजिए बस। नया सीखने के लिए क्या है, पहला डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल, दूसरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तीसरा जो आपका डिबेंचर इशूड विथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, बस 3 नए टॉपिक है, बाकी सब कुछ रिपीटेशन ही है। एक नया ये है कि डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, शेयर्स को नहीं किया, ये पढ़ा था ना, शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते पर डिबेंचर्स होते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। द कंपनी इशूइंग डिबेंचर विल इशू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब डिबेंचर, ये शेयर्स में भी होता है। जब आप शेयर्स इशू करते हैं तो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कि हम ये शेयर्स दे रहे हैं, तुम आओ और इन्वेस्ट करो, वैसा ही इसमें होता है। कंपनी कैन ऑल्सो मेक प्राइवेट प्लेसमेंट, ये शेयर्स में भी पढ़ा था कि अगर आप आम जनता को नहीं देना चाहते तो कुछ गिने चुने लोगों को आप दे सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। द इंटेंडिंग सब्सक्राइबर्स विल अप्लाई फॉर द डिबेंचर, द एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनी इज डिपॉजिटेड विद द कंपनी सेम एज शेयर्स। कंपनी में कॉल द अमाउंट टू बी पेड इन लमसम, यानी कंपनी चाहे तो पूरा पैसा एक साथ मंगवा ले, चाहे तो जर्नल एंट्रीज रिमेन सेम एज वी फॉलो इन केस ऑफ शेयर्स। जो शेयर में एंट्री करी थी, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, सेम शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर वर्ड डालना है, बस कुछ भी नहीं है, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वहां पे 90 था, यहाँ पे 75 है, शेयर्स में कितना था और डिबेंचर्स में कितना है 75 एज प्रेस्क्राइब्ड बाय सेबी। डिबेंचर्स को आप कैश में भी इशू कर सकते हैं, अदर देन कैश में भी इशू कर सकते हैं। देखिए डिबेंचर्स में भी इशूड फॉर कैश, मतलब आपने डिबेंचर दिए बदले में पैसा ले लिया। दूसरा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी आपने किसी को डिबेंचर दिए, बदले में आपको कैश नहीं मिला, कुछ और मिला। वो कुछ और क्या हो सकता है हिमांशु? एसेट्स हो सकते हैं और सर्विसेज हो सकती हैं और किसी का पूरा बिजनेस हो सकता है, अंडर राइटर की सर्विसेज हो सकती हैं, प्रमोटर्स की सर्विसेज हो सकती हैं, ठीक है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सेम। एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ये हमने नया पढ़ना है, न्यू टॉपिक, कि डिबेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे भी इशू किया जा सकता है। वो क्या है हम देखेंगे। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के डिबेंचर्स को आप पार पे भी इशू कर सकते हैं, आप प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं, और आप शेयर्स में मना था, डिस्काउंट बिल्कुल मना था। कौन सी ऐसी 2 सिचुएशन है जहां पे शेयर्स भी इशू हो सकते हैं डिस्काउंट पे? री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स और स्वेट इक्विटी, आप अपने एम्प्लॉइज को डिस्काउंट पे दे सकते हैं। तो देखिए शेयर्स आप आम जनता को डिस्काउंट पे नहीं दे सकते, डिबेंचर्स दिए जा सकते हैं। एट पार का मतलब है कि जितनी फेस वैल्यू थी, अगर 100 रुपए का डिबेंचर था, आपने मार्केट में 100 रुपए में ही इशू कर दिया। प्रीमियम का क्या मतलब है अनिकेत? प्रीमियम का क्या मतलब है? ज्यादा या कम? ज्यादा, यानी फेस वैल्यू से ग्रेटर, ग्रेटर देन फेस वैल्यू अगर है तो प्रीमियम है, लेस देन फेस वैल्यू है तो, समझ में आ रहा है आपको? कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी एंड री इशू ऑफ फोरफिटेड, बट कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स एट, शेयर्स नहीं कर सकते लेकिन डिबेंचर्स, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कैन कंपनी इशू शेयर्स एट डिस्काउंट? You will say no, not to general public, but in the following 2 cases it can issue at discount. पहला री इशू और दूसरा स्वेट इक्विटी, ठीक है बच्चों। यहां से आपका प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो जाता है। चलिए हम क्विकली एंट्रीज देख लेते हैं एक बार। डिबेंचर्स इशूड फॉर कैश, ये लमसम में भी हो सकती है और
इंस्टॉलमेंट, लमसम का मतलब है पूरा पैसा एक साथ मंगवा लो, इंस्टॉलमेंट का मतलब है धीरे धीरे। सो लेट्स सी, लमसम में पैसा आएगा तो क्या होगा, इन लमसम अमाउंट अलोंग विद द एप्लीकेशन इटसेल्फ, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो मैं यहां लिख के बताती हूँ, इसको छोड़ दो। आपको याद आ रहा है हम शेयर कैपिटल में करते थे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, मैंने यहां क्या कर दिया, डिवेंचर ऐड कर दिया और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बैंक टू शेयर की जगह डिवेंचर वर्ड डाल दिया, पूरे चैप्टर में यही करना है। अब अगला एंट्री देखो, अगली एंट्री में क्या किया, डिवेंचर एप्लीकेशन, सिर्फ इतना ही देखना, ठीक है। अभी इसको भी छोड़ दो, इसे मत देखो और इसे भी मत देखो, सिर्फ ये दो चीजें देखो, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर्स, व्हाटएवर परसेंट डिवेंचर्स। ये डैश परसेंट का मतलब है जिस रेट पे आप इन्हें इंटरेस्ट देने वाले हैं वो रेट यहां पे लिखा जाता है। इट इज अ प्रैक्टिस टू राइट रेट ऑफ इंटरेस्ट बिफोर द डिवेंचर। समझ में आ रहा है? तो हम इसका नामकरण कैसे करते हैं, अगर 9% इंटरेस्ट दे रहे हो तो वी विल कॉल इट 9% डिवेंचर, 8% इंटरेस्ट दे रहे हो 8% डिवेंचर। पहली एंट्री क्या बनी, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंड अलॉटमेंट वर्ड क्यों जोड़ दिया, क्योंकि हमने सारे पैसे इकट्ठे मंगवा लिए, मतलब हम मंगवा रहे हैं और तुरंत हम अलॉट कर देंगे। सो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू व्हाटएवर परसेंट डिवेंचर इट इज। ठीक है जी। अब देखो यहां पे मैंने बोला कि डिस्काउंट को छोड़ दो और इसे छोड़ दो। अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो प्रीमियम क्रेडिट। जैसे मान लीजिए अगर आपने 100 रुपए का डिवेंचर 90 रुपए में इशू किया, पे अटेंशन बच्चों, 100 रुपए का डिवेंचर आपने 90 रुपए में इशू किया तो ये डिस्काउंट हो गया, हाँ बोलो। पहली एंट्री बनेगी बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 90 रुपीज, क्योंकि कंपनी को कितने रुपए मिले 90, लेकिन डिवेंचर कितने का था 100। तो पहली एंट्री हुई बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90। दूसरी एंट्री में क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90, डिवेंचर डिस्काउंट 10 टू व्हाटएवर परसेंट डिवेंचर इट इज 100। समझ में आया? ऐसे एंट्री होगी। अगर तुमने प्रीमियम पे इशू किया है, मान लो 100 रुपए का डिवेंचर 120 में किया, तो तुम्हारी पहली एंट्री हो गई बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 120 रुपए। कितने रुपए लिए तुमने जनता से 120। फिर एंट्री कैसे होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 120 टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ये बिल्कुल सेम है जो हम शेयर कैपिटल में करके आए हैं। द ओनली थिंग इज वहां पे आपने डिस्काउंट को नहीं सीखा था, आपने प्रीमियम को सीखा। प्रीमियम क्रेडिट होता है, डिस्काउंट डेबिट होता है। समझ में आ गया आपको? अगर ज्यादा पैसे आ गए, एप्लीकेशन रिफंड करनी है तो एप्लीकेशन टू बैंक, डिवेंचर एप्लीकेशन टू, मान लो अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया है तो आप क्या करेंगे, उसे वापस कर देंगे। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। फिलहाल के लिए आप जर्नल एंट्री पे फोकस करें। व्हेनेवर यू आर रिटर्निंग द मनी, एप्लीकेशन मनी, तो एप्लीकेशन मनी रिटर्न करने के लिए एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू, जैसे आपने पहली एंट्री की थी बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब आप वापिस कर रहे हैं तो इसको रिवर्स कर दीजिए। समझ नहीं चाहिए कैसे, या तो आप डिवेंचर दो, अगर आप उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हो तो पैसे देने पड़ेंगे ना बाबू वापस। समझ में आ रहा है? या फिर ऐसा समझो कि उसने 1000 डिवेंचर मांगे थे, आपने सिर्फ 500 दिए उसको, है ना, तो फिर 500 के पैसे तो लौटाने पड़ेंगे। सो दैट्स हाउ इट इज। कह रहा है अगर हमें पैसे रखने हो तो क्या करें? गुड क्वेश्चन। ओके चलिए, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ये ना इसमें टर्न नहीं होता एक्चुअली, लैपटॉप में तो हो जाता है। लेट मी ट्राई इफ आई कैन, व्यू में ये होता नहीं है। बच्चों क्या इतनी बात क्लियर हुई आपको? अब देखो ये वाला जो आप चार्ट देख रहे हैं आपकी बुक में है, ये एक्चुअली ना लैपटॉप कनेक्टेड नहीं है आज, इसमें टर्न नहीं होता। आप ऐसे ही देखें, इशूड एट पार आपका कौन सा पेज है, बुक का पेज नंबर कौन सा है हमारा? 130, 131। ओके,
सो ये हॉरिजॉन्टल पेज है आपका। पहला कॉलम है फेस वैल्यू पे इशू करने का, दूसरा है प्रीमियम पे इशू करने का, और तीसरा क्या है, डिस्काउंट पे इशू करने का। ये मैंने बिल्कुल शेयर कैपिटल का कॉपी पेस्ट किया हुआ है। मैंने शेयर वर्ड हटा के क्या लिख दिया है, डिवेंचर। जैसे एंट्रीज कैसे होंगी ध्यान से सुनो। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, पहली इंस्टॉलमेंट की एंट्री हो गई। दूसरा इंस्टॉलमेंट होता है अलॉटमेंट, फिर क्या होगा, डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर, बैंक टू अलॉटमेंट। तीसरा क्या होगा, डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल में क्या लिखोगे, डिवेंचर फाइनल कॉल टू डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर फाइनल कॉल। बिल्कुल सेम शेयर्स की तरह, सिर्फ शेयर वर्ड हटा के आपने क्या लिखना है, डिवेंचर। कोई दिक्कत है? अच्छा, अगर प्रीमियम और डिस्काउंट के बारे में ये ना बोला हो कि कौन सा इंस्टॉलमेंट है, तो कहां पे लीजिएगा, अलॉटमेंट पे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम है। अभी मैं इसमें दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी इसको कराने में, हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस ही करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ ओवर सब्सक्रिप्शन में। शेयर कैपिटल का ओवर सब्सक्रिप्शन क्या था यादव जी बताना। अगर कंपनी को ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है तो क्या ऑप्शन होते हैं कंपनी को, या तो रिफंड कर दो एक्सेस, या फिर कर दो प्रोरेटा, या फिर कर लो दोनों का कॉम्बिनेशन। ये बिल्कुल सेम है। डिबेंचर की अगर ज्यादा एप्लीकेशन आती है, या तो आप एक्सेस रिफंड कर दीजिए, या फिर आप प्रोरेटा कर लीजिए, या फिर आप क्या कर लीजिए, दोनों का कॉम्बिनेशन। देखिए ये हमने शेयर कैपिटल में 1.5 महीना सीखा है, तो अभी आप ये कहें कि मैम दोबारा समझाओ 1.5 महीना, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ शेयर वर्ड की जगह क्या डालना है आपने, क्वेश्चंस हम करेंगे। देखो क्वेश्चंस करने की कोई वो नहीं है, क्वेश्चंस विल सॉल्व, बट थ्योरी पर से मेरे पास बताने के लिए इतना ही है कि शेयर की जगह डिवेंचर डाल देना बस। करेक्ट? तो यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है कि आप या तो रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर प्रोरेटा कर सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। सिंपल है। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जब आपको कम एप्लीकेशन आती है। अब आप मुझे बताएं यहाँ पे कितनी मिनिमम होनी चाहिए। मान लो आपने 1 लाख शेयर डिवेंचर्स इशू किए, तो कितना एप्लीकेशन, 75%, यानी 75,000। पिछले चैप्टर में हमने इसे 90 पढ़ा था, अभी कितना है 75। ये वही है। अब जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है, आपने ये चेक करना है कि मेरी मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो रही है या नहीं। उतनी हो रही है तो बस आप उससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, नथिंग न्यू। जो शेयर कैपिटल में किया बिल्कुल सेम ना। देखिए आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मैम इस चैप्टर में 4 फीचर है कि नहीं। 4 फीचर होता है कैंसल करना। आप जिसको मालिक बना रहे हो उसकी मालिक ही तो कैंसिल कर सकते हो कि भाई तुम मालिक नहीं हो। अब रही बात डिवेंचर की, तो ये तो एक तरीके का लोन होता है बच्चे, तो उसने जितना दिया उसको इंटरेस्ट दे दो उतना। समझ में आ रहा है? इट इज द लोन, गेटिंग माय पॉइंट। तो उसने जितना लोन दिया उतना इंटरेस्ट मिलेगा उसको, वरना नहीं मिलेगा। सिंपल है। तो नो कैंसलेशन समटाइम्स। अच्छा ओके, अब इसमें है शायद ये इशू पर, हाँ, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक है कि आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं और बदले में आपको कैश नहीं मिल रहा, कुछ और मिल रहा है। अब वो कुछ और क्या हो सकता है, एसेट हो सकते हैं, किसी का पूरा बिजनेस हो सकता है, किसी की सर्विसेज हो सकती हैं। यहाँ पे दिया भी है देखो, परचेज ऑफ बिजनेस सर्विसेज एसेट्स, एसेट बिजनेस या तो सर्विस, इनके बदले आप डिवेंचर्स इशू करेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो पिछले चैप्टर में किया। शेयर वर्ड की जगह क्या डाल देना, डिवेंचर। वैसे ही जैसे नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करते थे, अब करना नंबर ऑफ डिवेंचर्स। कुछ नया नहीं है इसमें भी। फ्रैंकली स्पीकिंग ये जब नोट्स बने हैं मैंने शेयर कैपिटल से कॉपी पेस्ट किया है, तो आई हैवंट डन यू नो अलग से एफर्ट नहीं किया है, क्योंकि कॉपी सेम है तो कॉपी पेस्ट। बस यहाँ पे ये डिवेंचर वर्ड आ गया कि हमने कैलकुलेट करना है कि डिवेंचर्स कैसे कैलकुलेट। बच्चों क्या आप चाहते हो कि मैं फिर से इसकी थ्योरी पढ़ाऊं सारी? टाइम वेस्ट करना चाहते हो दोबारा पढ़ के, या इतना बहुत है कि जो शेयर में 1.5 महीना लगाया वो सेम यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाए? ठीक है ना,
नए जो टॉपिक्स हैं उनको मैम पूरा डिटेल में कराएंगी। नए में 3 ही टॉपिक हैं, कोलेटरल, इंटरेस्ट एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, उसे हम डिटेल में करेंगे। ठीक है बच्चे, समझ आया आपको यहां तक? हम इसकी इतनी थ्योरी रिपीट नहीं कर रहे क्योंकि ये पूरा शेयर कैपिटल का कॉपी है, हमने 1.5 महीना लगा लिया शेयर कैपिटल की थ्योरी पे। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ये न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, कोलैटरल नहीं शुरू करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे जो हमें ऑलरेडी आते हैं। शेयर वर्ड की जगह डिवेंचर रिप्लेस करना है, तो अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन शुरू करेंगे। अगर वो हमने नेक्स्ट क्लास में भी शायद 2 क्लासेस में हम रिवीजन कर लेंगे शेयर कैपिटल के बेसिस पे डिवेंचर का, फिर जो 3 नए टॉपिक हैं उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो अभी यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।